देखिए सरफेस केमिस्ट्री लेक्चर 2 हेडिंग डालो फैक्टर्स अफेक्टिंग adsorption of gases on solids. Factors affecting adsorption of gases on solids. ठीक है, तो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं भाई? टेम्परेचर, दूसरा लिखते चलो प्रेशर, तीसरा सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट, नेचर से बेसिकली क्या मतलब है? उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो पहला लिखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ये तो हम कर ही चुके हैं, याद करिए लास्ट लेक्चर में आपको कराया था कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन का टेम्परेचर के साथ क्या होता है। यूं आता है ग्राफ, यहाँ पर क्या था? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, जिसको डिफाइन किससे करते हैं? x/m से। इधर क्या था? टेम्परेचर। ये क्या था? फिजिकल एड्सॉर्प्शन, याद करो। और केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या था? ये देखो, पहले बढ़ता था फिर ये कम होता था। ये लास्ट लेक्चर में कराया था मैंने, ठीक है। तो इसमें लिख लो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में पहले हेडिंग करो फिजिकल एड्सॉर्प्शन। तो लिख लो भाई कि गैस प्लस सॉलिड, ठीक। तो ये बना क्या? गैस सॉलिड। तो गैस क्या है? एडसॉर्बेट। सॉलिड क्या है? एडसॉर्बेंट। ये एक्सोथर्मिक होती है और इधर वाली रिएक्शन कौन सी होती है? एंडोथर्मिक। यानी इसमें एनर्जी निकल रही है। एड्सॉर्प्शन हमेशा ही क्या होता है? एक्सोथर्मिक। याद करिए कल केमिस्ट्री में ऑलवेज बोलने का सुख मिला था मुझे, तो याद करो ली चैटरलियर्स प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू ली चैटरलियर प्रिंसिपल, जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर जाती है? एंडोथर्मिक में। तो तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? इधर जो फॉरवर्ड है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? एडसॉर्प्शन। और जो बैकवर्ड है इसको क्या बोल सकता हूँ? डीसॉर्प्शन। डीसॉर्प्शन आपको बताया नहीं था कि ऐसे ऐसे वाइब्रेट होता फिर ये ऐसे छूट के चला जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एंडोथर्मिक, तो टेम्परेचर कम करने पे किधर जाएगी? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक डायरेक्शन यानी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड यानी मोर एड्सॉर्प्शन। बस इसीलिए फिजिकल एड्सॉर्प्शन में ये देखो तुम बोल सकते हो कि x/m वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ यूं होता है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एडसॉर्प्शन डिक्रीजेस। और क्यों ऐसा होता है आपको बताइए, कल आपको बताइए, तब फिर से देखो बता देता हूँ कि फिजिकल एडसॉर्प्शन में क्या होता है। ये मान लो गैस है, इससे ये किससे कनेक्टेड होती है? वीक वंडर वॉल फोर्सेस से। तो ये सपोज करिए ये मेरा हाथ है, ऐसे मैंने वीक वंडर वॉल फोर्सेस से पकड़ा हुआ है, ये वाइब्रेट कर रहा है, तो थोड़ा भी वाइब्रेट करेगा तुरंत छूट जाएगा। अगर मैं कस के पकड़ूंगा तब अब नहीं छूट रहा, लेकिन अगर धीमे से पकड़ा तो इतने में ही छूट जाएगा। और फिजिकल एडसॉर्प्शन में कैसे पकड़ते हैं? धीमे से, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? वीक वंडर वॉल फोर्सेस, समझे ना। तो ये फिजिकल एडसॉर्प्शन में ये देखो
फटाफट लिखो। ठीक है, देखो लिखो, when temperature is increased, when temperature is increased, equilibrium shifts in backward direction. Equilibrium shifts in backward direction. Hence, desorption increases. Hence, desorption increases. ध्यान रखना, ये सब कब होते हैं? कांस्टेंट प्रेशर पर। ये ग्राफ किस पे आए? कांस्टेंट प्रेशर पे, इसीलिए इसको क्या बोलोगे? एडसॉर्प्शन आइसोबार। ठीक है। और केमिकल एडसॉर्प्शन में क्या होता है? देखो, होता तो ये भी एक्सोथर्मिक है, ये लेकिन यूं ऐसे जाता है। क्यों? पहले ये बढ़ता है, क्यों? पहले लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव इनिशियली, देखो इनिशियली लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव एक्टिवेशन एनर्जी। इनिशियली लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव एक्टिवेशन एनर्जी। हेंस एट लोअर टेम्परेचर extent of adsorption is very less. Hence at lower temperature adsorption is very less. But on increasing the temperature, number of molecules having minimum energy, but on increasing the temperature, number of molecules having minimum energy, on increasing the temperature, number of molecules having minimum energy also increases. Hence, on increasing temperature, adsorption increases up to a certain extent. Adsorption increases up to a certain extent. तो यहाँ तक करते गए तो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। लाइन चेंज करके लिखो, if temperature is increased any further, if temperature is increased any further, then rate of desorption, any rate of backward reaction, becomes greater than rate of adsorption, any forward reaction. तो now on increasing temperature, ये लिख लो, इसके बाद लिखो now on increasing temperature, more and more gas molecules. अब देखो ये कस के पकड़ा, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हुई थी, ये छूट जाएगा। more and more molecule will be desorbed from the surface. दूसरी चीज भाई, प्रेशर। सेकेंड फैक्टर प्रेशर। तो देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द एडसॉर्प्शन ऑफ गैस, एट कांस्टेंट टेम्परेचर adsorption of gas increases with increase in temperature, increases with increase in increases with increase in temperature. फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अगर यहाँ पर हम नाइट्रोजन एडसॉर्ब, ठीक, कितनी नाइट्रोजन एडसॉर्ब हो रही है को प्लॉट करें,
प्रेशर के साथ, ये देखो 273 केल्विन पर, ये आ गया सपोज 284, 244, ये आ गया भाई 195 केल्विन, ठीक, और ये आ गया सपोज 83 केल्विन, ठीक है। और इधर क्या है, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो देखो पहले तो एक ग्राफ समझिए, कोई भी एक, देखिए जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ये छोड़ो ग्राफ, एक ग्राफ सुन, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये देखो क्या हो रहा है, ये हाइट बढ़ती जा रही है, यानी क्या हो रहा है, इधर क्या दिखाता है, एड्सॉर्प्शन। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है नाइट्रोजन गैस का, वैसे वैसे क्या हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ बनाया, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये देखो बढ़ रहा है एड्सॉर्प्शन, ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ। भाई ऐसे आता तो हम क्या बोलते हैं कि एड्सॉर्प्शन कम हो रहा है प्रेशर के साथ, लेकिन ऐसे आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, किसके साथ, प्रेशर के साथ। तो हमने इसमें पॉइंट क्या लिखा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर इसका कितना था 273 केल्विन, है कि नहीं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक। ये ग्राफ बनो, ठीक। अब एक दूसरा पॉइंट, ये ग्राफ बना लिया, अब लिखो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट effect of pressure is very significant at lower temperatures than at higher temperatures. Effect of temperature is very significant at lower temperatures than at higher temperatures. मतलब क्या हुआ, ये देखो अगर हम सपोज 244 केल्विन में ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से आएगा, यानी प्रेशर थोड़ा सा चेंज हुआ तो ये देखो हाइट ज्यादा बढ़ी, प्रेशर थोड़ा सा चेंज हुआ हाइट ज्यादा बढ़ी, प्रेशर इतना ही चेंज हुआ, इसमें ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है। ये देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा कम करते चले जाओगे वैसे वैसे प्रेशर का इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। सपोज ये 195 केल्विन, लिखो हिंदी में, ये ग्राफ बनाओ और इसके साइड में लिखो कि जैसे जैसे जितने ज्यादा लो टेम्परेचर पर, ऐसे लिखो, जितने ज्यादा लो टेम्परेचर पर तुम एक्सपेरिमेंट करोगे, जितने ज्यादा लो टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट करोगे प्रेशर का इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा, प्रेशर का इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। The lower the temperature, more significant is the change of pressure. Lower the temperature, more significant is the change of pressure. और यह खुद देखो, अभी हमने पिछले केस में क्या पढ़ा था, पहला फैक्टर क्या पढ़ा था, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता जा रहा है एड्सॉर्प्शन देखो बढ़ता जा रहा है कि नहीं। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा एड्सॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक। इसको तुम ली चैटलियर प्रिंसिपल से भी देख सकते थे कि गैस प्लस सॉलिड, गैस सॉलिड। तो यहां देखो 1 मोल ऑफ गैस है और यहां 0 मोल ऑफ गैस है। खुद बताओ ली चैटलियर प्रिंसिपल कि प्रेशर बढ़ाओगे तो किधर जाएगा, यहाँ गैसियस मोल्स कम होंगे, यानी किधर जाएगा, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जाएगी, यानी मोर एड्सॉर्प्शन, यानी मोर एड्सॉर्प्शन एट हायर प्रेशर, ठीक है ना, लिख लो।
ठीक, अगला तीसरा भाई नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, अभी के लिए आप ये समझिए पूरे एडजॉर्प्शन में कि जब भी गैस, ये गैस है ठीक, और ये एडजॉर्ब्ड हो गई, तो ये गैसियस मॉलिक्यूल किस फॉर्म में होता है? गैसियस फॉर्म में। लेकिन जब भी वो एडजॉर्ब हो जाएगी, जब भी वो एडजॉर्ब हो जाएगी, तो आप समझ लो वो किस फॉर्म में आ गई? लिक्विड फॉर्म। जब भी गैस एडजॉर्ब हो गई, तो आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि वो किस फॉर्म में एडजॉर्ब हो गई? लिक्विड फॉर्म में। जब भी गैस एडजॉर्ब हो गई, तो आप उसको इमेजिन कर सकते हो किस फॉर्म में एडजॉर्ब हो गई? लिक्विड फॉर्म में। अब अगला देखो पॉइंट, नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस से मतलब क्या है? लिखो, द गैस हैविंग more intermolecular force of attraction, the gas having more intermolecular force of attraction will be absorbed easily, याद करो, A वंडर वॉल कांस्टेंट A, यानी जिसका A ज्यादा होगा हम क्या बोल सकते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इसका A ज्यादा होगा या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। याद करो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता था? 8A/27 BR। या फिर जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका ईज ऑफ लिक्विफेक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी वो क्या होगी? इट विल बी एब्सॉर्ब easily. For example, at same temperature and pressure for charcoal, extent of adsorption A के प्रोपोर्शनल होगा, यानी SO2 का ज्यादा होगा Cl2 से, Cl2 का ज्यादा होगा किससे? अमोनिया से, अमोनिया का CO2 से, CH4 CO H2 He, लिख लो। ठीक है, एक और चाहो तो डाल लो यहाँ पे N2 H2 और फिर He। तो भाई इनका ईज ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन ज्यादा है, जिसका क्या ज्यादा है? ए ज्यादा, या फिर हम क्या बोल सकते हैं जिसका टीसी ज्यादा है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं जिसका ईज ऑफ लिक्विफेक्शन ज्यादा है। ठीक, क्वेश्चन लिखो। Which gas will be adsorbed more, SO2 or CO2? Which gas will be adsorbed more? SO2 और CO2? याद करो। अब इसमें एक पूरा केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है। ये SO2 होता था, तो दो SO2 मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता था? याद करो, ये पोलर होता था। अब जिसको ये भी नहीं आता, मैं उसका अभी कुछ नहीं कर सकता बेटा, आप होते तो मैं पढ़ा देता अलग से। अब देखो, इसमें दो तरीके के फोर्सेस होंगे। एक, ये पोलर है, तो पोलर पोलर में एक तो होंगे कौन से? वीक वंडरवॉल फोर्सेस। दूसरा, इसको अगर लिखो तो ऐसे लिख सकते हो भाई, SO2। तो देखो सल्फर पे क्या होगा? डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस। तो इनके बीच में एक और क्या होगा?
डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, तो ये होंगे, एंड इनके बीच में क्या होगा, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। और CO2 क्या, नॉन पोलर, याद करो, जितना इसका वेक्टर इधर होता था उतना इसका वेक्टर इधर होता था, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। CO2 लिख लो, ये हो गया, और CO2 क्या है, नॉन पोलर। तो इसके बीच में क्या होगा, CO2 क्या है भाई, नॉन पोलर, नॉन पोलर। इसमें क्या होगा, ओनली वीक वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसमें क्या होगा, केवल वीक वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा। और याद करो, वंडर वॉल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते थे मॉलिक्यूलर वेट के भी, या फिर सरफेस एरिया के भी। तो SO2 का मॉलिक्यूलर वेट 64 है और CO2 का 44 है। तो अकेले वंडर वॉल फोर्सेस भी किसके लिए ज्यादा है, SO2 के लिए ज्यादा है। ऊपर से इसमें एक डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी है, तो ऑब्वियसली किसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, देयरफॉर A SO2 में ज्यादा है, किससे, CO2 से। तो देयरफॉर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या है हमारा, proportional to A, but A यानी SO2 will be more adsorbed than CO2। केमिकल बॉन्डिंग में कई बार किया है, जिसने मुझसे नहीं किया, जिसको नहीं आता है, वो लॉकडाउन का फायदा उठाया और केमिकल बॉन्डिंग मेरे नोट्स ले किसी से और कर रहा है। क्वेश्चन लिखो, इफ ऑल द नोबल गैसेस, याद करो, हेने अरकर जीरन, हेने अरकर जीरन, आगे हटा दो, इफ ऑल द नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, Xe are surrounding a solid, then which of these will be adsorbed more? बताओ। ऑब्वियस सी बात है, याद करो, हेने अरकर जेरन, जैसे जैसे नीचे जाओगे, नीचे जाने पर क्या बढ़ता है, मॉलिक्यूलर वेट। ये सारी की सारी गैसेस क्या होती हैं, नॉन पोलर, इसीलिए मॉलिक्यूलर वेट, अब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, इनके बीच में नॉन पोलर है, तो केवल कौन से फोर्सेस होंगे, वंडर वॉल फोर्सेस। वंडर वॉल फोर्सेस बढ़ेंगे नीचे जाने पर, वंडर वॉल फोर्सेस बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा भाई, ए बढ़ेगा, यानी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। बस देयरफॉर एड्सॉर्प्शन किसका ज्यादा होगा, xenon, krypton, argon,
बियॉन्ड, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, हीलियम। ठीक, अगला पॉइंट, नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट लिख लो, सरफेस एरिया पे भी आते हैं। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है, लिख लो सेम गैस इज एड्सॉर्ब टू, सेम गैस is adsorbed to different extents by different solids at same temperature and pressure. It is absorbed observed that same gases are adsorbed to different solids at same temperature and pressure. यानी अलग अलग सॉलिड का अलग अलग जो है, हर एक अलग अलग गैस के लिए अलग अलग सॉलिड का अलग अलग नेचर है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ, देखो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैन बी इंक्रीज्ड भाई सिंपल सी बात है, बात तो किसकी चल रही है, एड्सॉर्प्शन की। एड्सॉर्प्शन होगा किस पे, सरफेस पे। तो जितना बड़ा सरफेस उतना ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नहीं आगे लिखो, कि सरफेस एरिया कैन बी increased, surface area of solid can be increased by A, by making the surface area of adsorbent rough by mechanical rubbing। खुद सोचो, पहले ही एकदम क्लीन था, यूं था, अब इसको रफ बना दिया। ये क्या, एड्सॉर्बेंट। इसमें तुमने क्या कर दी, मैकेनिकल रबिंग। अब देखो, अब खुद बताओ, सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, इसका कम, लेस सरफेस एरिया। इसका क्या है, मोर सरफेस एरिया। ठीक है, बी भाई जैसे जैसे यहां पर क्या होती है, एक्टिव साइट्स। क्या होती है, एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट्स का मतलब यहाँ पे जो जगह है, यहाँ पर आके गैस क्या होती है, एड्सॉर्ब। तो जितनी गैस एड्सॉर्ब होती जा रही है, बार बार गैस हटाते चलो चलो। बी बाय रिमूविंग द गैसेस ऑलरेडी एड्सॉर्ब। तो पहले देखो यहाँ पर एड्सॉर्ब हो गई थी, ये साइड्स खाली पड़ी थी, अब तुमने ये गैसेस भी हटा ली, तो फिर से 3 साइड खाली हो गई। तो बाय रिमूविंग द गैसेस ऑलरेडी एड्सॉर्ब, बाय रिमूविंग द गैसेस ऑलरेडी एड्सॉर्ब। सी, यही सबसे मेन तरीका है। आपने जनरली देखा होगा पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं, जैसे कोई भी जो कैटलिस्ट होता है जनरली पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं। क्यों, उससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। लिखो, बाय सब डिवाइडिंग द कैटलिस्ट, बाय सब डिवाइडिंग कैटलिस्ट नहीं, बाय सब डिवाइडिंग द एड्सॉर्बेंट, by subdividing the adsorbent
into smaller pieces, into smaller pieces। तो सर ये तो सबसे सही तरीका है भाई। मान लीजिए ये है, इसका सरफेस एरिया भी इतना है, इसको दो हिस्सों में कर दोगे तो खुद सोचो सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये देखो बढ़ गया सरफेस एरिया। अब इसमें सवाल भी कराता हूं, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है, लिखो दिस मेथड हैज अ प्रैक्टिकल लिमिटेशन। दिस मेथड हैज अ प्रैक्टिकल लिमिटेशन। प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या लिखो, फुल स्टॉप। इफ द adsorbent is broken into two fine particles, two fine particles, that it becomes almost powder, then the penetration of gases will become difficult, and this will also obstruct adsorption. Then the penetration of gases will become difficult, and this will obstruct adsorption. मतलब बहुत ज्यादा पाउडर फॉर्म में हो गया तो तुम ये समझो कि जो बल्क है, आपको बताया था ना कि भाई ये सरफेस होता है, ये बल्क होता है, तो गैस आ ही नहीं पाएगी, तो प्रैक्टिकली लिमिटेशन होता है इसका। क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। ये बड़ा 9th का क्वेश्चन है मैथ्स का। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब having edge length of 1 centimeter, what would be the total surface area of same material if it is subdivided into cubes, each having edge length of 10 to the power minus 7 centimeter, each having edge length of 10 to the power minus 7 centimeter। करो खुद देखो सरफेस एरिया बढ़ता है कि नहीं। देखो
एक जैसे क्यूब है, ठीक, क्योंकि एक साइड का सरफेस एरिया कितना होगा भाई, ये एल स्क्वायर, कितने सब होते हैं, 1 2 3 और 3 दिख नहीं रहे, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 6 इंटू एल स्क्वायर। तो पहले बड़े क्यूब का कितना था, 6 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी को फर्दर डिवाइड कर दिया किसमें, एज लेंथ ऑफ 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब 6 इंटू 10 की पावर -7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 6 इंटू 10 की पावर -14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये तो एक स्मॉलर क्यूब है। कितनी क्यूब्स बनी, तो भाई जब इसको कट करोगे तो ये कैसे निकालते थे क्यूब्स बनी, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा भाई, बड़े वाले का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही छोटे वाले का वॉल्यूम होगा। तो नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब। भाई खुद बताओ, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब क्या लिखोगे, नंबर ऑफ क्यूब्स इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। कुछ सोचो, अगर मान लो 600 सेंटीमीटर क्यूब था वॉल्यूम, इसको 100 हिस्सों में तोड़ दिया, तो एक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 6। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, तो नंबर ऑफ क्यूब्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब। तो देयरफॉर नंबर ऑफ क्यूब्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब कितना है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब कितना है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब कितना है भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूब, और ये कितना 10 की पावर -7 सेंटीमीटर का क्यूब, ये 1/10 की पावर -21, तो 10 की पावर 21 क्यूब्स बन जाएंगी। ठीक, तो देयरफॉर नाउ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूब्स इनटू उसका सरफेस एरिया। ये देखो, तो तोड़ने से हुआ क्या, पहले सरफेस एरिया एक बड़े क्यूब का था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब कितना हो गया, 6 इंटू 10 की पावर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पहले था 6, अब कितना हो गया, 6 करोड़ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो इसको इतने सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने से क्या हुआ, 6 करोड़ गुना हो गया एरिया, सरफेस एरिया कितना हो गया, 6 करोड़ गुना। और अगर ये सवाल आपको समझ में नहीं आया तो एनआईके सर से आप इसका डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखो इसको इस तरह भी देख सकते हैं, ये अब हेडिंग डालो, बड़ी कठिन स्पेलिंग है, फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक, लिखो, adsorption generally increases with increase in pressure. Adsorption generally increases with increase in pressure. Adsorption generally increases with increase in pressure. Increase in pressure, ब्रैकेट में लिख लो, for gases
और and concentration for solutions at constant temperature ठीक at lower temperatures physical adsorption of a gas increases very rapidly. At lower temperatures physical adsorption of gas increases very rapidly as the pressure rises. When the temperature is high, increase in adsorption is relatively less. पैराग्राफ चेंज करके लिखो, द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज जनरली गिवन बाय x upon m. The extent of adsorption is generally given by x upon m, where x is the mass of gas adsorbed और m बराबर मास ऑफ एडसॉर्बेंट. क्वेश्चन था बड़ा सिंपल था. हाँ देखो क्वेश्चन. इन एन एक्सपेरिमेंट 200 ml of 0.5 m oxalic acid 200 ml of 0.5 m oxalic acid is shaken with 10 gram of activated charcoal. Is shaken with 10 gram of activated charcoal and filtered. The concentration of filtrate is reduced to 0.4 m. The concentration of filtrate is reduced to 0.4 m. The amount of adsorption x by m is 0.9, 1.8. करो. देखो m दिया 10 ग्राम चारकोल. निकालना क्या है m, सॉरी निकालना क्या है x, यानी मास ऑफ गैस एडसॉर्ब्ड या फिर गैस की जगह मतलब मास ऑफ, ये क्या होना चाहिए था, x क्या है, मास ऑफ एडसॉर्बेंट. ये क्या है, एडसॉर्बेंट. इस बार सॉल्यूशन से लिया ना, तो वेट निकालना है. तो देखो दिया क्या है, 0.5 m ऑक्सैलिक एसिड था, 200 ml 0.5 m ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है भाई, ये ऑक्सैलिक एसिड. ठीक, ये करने के बाद क्या बचा,
0.4 m बचा, तो कंसंट्रेशन कम हो गई। तो जो कंसंट्रेशन कम हुई वो क्यों कम हुई? क्योंकि कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। अब बताओ कितना एब्जॉर्ब कर लिया? तो मोल्स एब्जॉर्ब, मोल्स किसके? ऑक्सैलिक एसिड के। भाई कितने होंगे? इनिशियल मोल्स माइनस फाइनल मोल्स। इनिशियल मोल्स कितने होंगे? इनिशियल मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर माइनस फाइनल मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। इनिशियल मोलैरिटी कितनी है? 0.5, मोलैरिटी वॉल्यूम इन लीटर 0.2, 0.4 इंटू 0.2, 0.2 इंटू 0.1, 0.02। तो मोल्स इतने एब्जॉर्ब हुए। अब बताओ वेट, वेट इन ग्राम। तो भाई मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 90 ग्राम। तो ये कितना आ जाएगा? 1.8 ग्राम। ठीक है, तो बस, तो देयरफॉर x by m is equal to 1.8 upon 10। ये भी ग्राम, ये भी ग्राम, 0.1। लिख लो भाई। अभी हम फ्रंट लिस्ट पे तो आए ही नहीं है। ठीक, तो अब पहली बात तो फ्रेंडलिच हम पढ़ क्या रहे हैं? फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो पहले तो ये देखेंगे फ्रेंडलिच का तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बाद में देखेंगे, पहले तो ये देखेंगे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या होता है। तो छोटी सी हेडिंग लिखो इसके बाद, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इज अ ग्राफ बिटवीन, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इज अ ग्राफ बिटवीन x by m, is a graph between x by m and equilibrium pressure of adsorbate at constant temperature, and equilibrium pressure of adsorbate at constant temperature। अब देखो फ्रेंडलिच ने, अब आगे देखो फ्रेंडलिच proposed that x by m is proportional to प्रेशर की पावर 1 by n। और ये बात सही भी है भाई, प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है, तो इज इक्वल टू k p की पावर 1 by n। ये फ्रेंडलिच का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है। ठीक है, k p की पावर 1 by n, जहां 1 by n lies from 0 to 1, 1 by n lies from 0 to 1। अब देखो फ्रेडलिच ने क्या बोला? एट लो प्रेशर 1 by n की वैल्यू क्या होती है? 1 लो प्रेशर पे, यानी x by m क्या हो जाएगा? kp। Therefore it means x by m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? p के। यानी लो प्रेशर पे देखो फ्रेडलिच ने क्या बोला? x by m is equal to kp की पावर 1 by n।
तो लो प्रेशर पे सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन वर्सेस ये क्या है भाई, प्रेशर। तो लो पे तो डायरेक्टली हो जाएगा। एट हाई प्रेशर 1/n बराबर 0। तो मतलब x/m इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, यानी फ्लैट हो जाएगा। ये देखो हाई प्रेशर पे ऐसा आएगा, लो प्रेशर पे ऐसा आएगा। एट इंटरमीडिएट प्रेशर वन बाई एन लाइज फ्रॉम 0 to 1, so therefore x by m is equal to kp की पावर 1 by n। तो ये 0 भी हो सकता है 1 भी। तो ग्राफ देखो एक्चुअली इस तरह से आना चाहिए, यानी ये आया, ये देखो ये क्या हो गया हाई प्रेशर, ये क्या हो गया एक तरीके से लो प्रेशर, और ये क्या हो गया इंटरमीडिएट प्रेशर। हाई प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1, सॉरी लो प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0 यानी इंडिपेंडेंट, और यहाँ प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। और यह एब्जॉर्प्शन भी किससे दिखाते हैं, x/m से। तो ये फ्रिडलिच का आइसोथर्म है, ये आपने याद रखना है। लिखो इसको एकदम 0 तक नहीं, इसको ऐसे डॉटेड कर देना, इसको यहाँ पे डॉटेड कर देना। और जहां पे ये फ्लैट होना चालू हो जाता है, जैसे यहाँ पे अभी फ्लैट हो गया, तो इस प्रेशर को क्या बोलते हैं, PS, सैचुरेशन प्रेशर। इस पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेशन प्रेशर। उसके पहले थोड़ा 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 चेंज होता रहता है। इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेशन प्रेशर। ठीक, यहां पर N और K क्या है, N and K are constant and their value depend upon, N and K are constant and their value depends upon adsorbate and adsorbent, adsorbate and adsorbent। सर ये आपने मैथमेटिकली तो समझा दिया, हमें फिजिकली समझाइए। देखो शुरू में लो प्रेशर है तो बहुत तेजी से बढ़ता है। बहुत तेजी से क्यों बढ़ता है, क्योंकि शुरू में जो एक्टिव साइट्स होंगी, शुरू में सारी की सारी क्या होंगी, साइट्स खाली होंगी। तो जरा सा प्रेशर बढ़ाया, इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा। पहले तो ये देखो, ये गैस प्लस सॉलिड, गैस सॉलिड, ठीक। तो यहाँ एक गैसीय मोल है, यहाँ एक भी गैसीय मोल नहीं है। तो प्रेशर बढ़ाने पर किधर जाएगी, जहाँ गैसीय मोल्स कम हो रहे हैं, यानी किधर जाएगी रिएक्शन, फॉरवर्ड। अभी हमने पढ़ा था कि प्रेशर बढ़ाने से जो है वो किधर चली जाएगी, फॉरवर्ड, यानी वो बढ़ेगी। ठीक, देखो बढ़ तो रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है, लो प्रेशर पे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो प्रेशर का इफेक्ट धीरे धीरे कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, और एक के बाद अब तुम इसके बाद प्रेशर बढ़ाओगे तो कोई बढ़ेगा नहीं। सर ऐसा क्यों, देखो ये एक्टिव साइट्स थी, एक्टिव साइट्स यानी यहाँ पर क्या होना था, एब्जॉर्प्शन। तो पहले जब एकदम स्टार्टिंग थी तो क्या हुआ, ये सारी साइट्स खाली थी, सारी साइट्स खाली थी, तो सब पे आ सकता था गैस मॉलिक्यूल, इस पे भी आ गया, इस पे भी आ गया, इस पे भी आ गया। पहले 100 चेयर थी और 100 बच्चे, और 100 बच्चे थे, मान लीजिए 100 चेयर थी, 500 बच्चे थे। तो पहले जो स्टार्टिंग में क्या हुआ, बहुत तेजी से जो जहां बैठ गया। फिर अब बताओ 10 चेयर बची और 490 बच्चे बचे, तो अब 10 और बैठ गए। अब 400 तो खड़े ही रह जाएंगे ना, क्योंकि ये साइट्स क्या होंगी, सारी की सारी भर जाएंगी। तो देखो कि एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट।
Adsorption depends upon vacant surface of solid. Adsorption depends upon vacant surface of solid. लाइन चेंज करके देखो. Initially the surface is vacant. Initially the surface is vacant. So at low pressure, adsorption increases. So at low pressure, adsorption increases as much as pressure. So at low pressure, adsorption increases as much as pressure. At intermediate pressure, adsorption becomes slow. At intermediate pressure, adsorption becomes slow because few surface sites are occupied. Few surface sites are occupied, and only few surface sites remains vacant. ठीक. फिर लाइन चेंज करके देखो. At high pressure, all the surface sites are covered. Hence, no further adsorption takes place. On increasing the pressure. ठीक है. अब देखो, Freundlich in logarithmic form. देखो x by m इज इक्वल टू क्या है? k p की पावर 1 by m. log ले लो. log x by m log k प्लस log p की पावर 1 by n. तो log x by m इज इक्वल टू 1 upon n log p प्लस log k. ठीक. ग्राफ बनाओ. log x by m वर्सेस log p. तो y बराबर m x प्लस c होता है. बताओ c कितना हो गया यहाँ पर? ये लाइन ऐसे जाती है. log k. ठीक. और m कितना हो गया? स्लोप 1 by n. लिख लो भाई. ठीक है. क्वेश्चन लिखो. ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है, मणिपुर बोर्ड में आया है ये क्वेश्चन. लिखिए. इन एन एडसॉर्प्शन एक्सपेरिमेंट a graph between log x by m and log p was found to be linear with a slope of 45 degree. The intercept was found to be 0.3010
The intercept was found to be 0.3010. Calculate the amount of gas adsorbed. Calculate the amount of gas adsorbed per gram of charcoal. Per gram of charcoal under a pressure of 0.5 atmosphere. Under the pressure of 0.5 atmosphere. करो भाई. ये बड़े स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है, महाराष्ट्र बोर्ड का नहीं, मणिपुर बोर्ड में आया हुआ सवाल है. देखो फ्रिंडलिच के हिसाब से ये है, पहले आप ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फ्रिंडलिच, ये ग्राफ बनाएंगे इसका सॉल्यूशन. ये बोर्ड में भाई एक मणिपुर बोर्ड में आ सकता है तो महाराष्ट्र बोर्ड में भी आ सकता है. ये लिखोगे तो स्लोप कितनी है 1/n. स्लोप क्या होता है tan थीटा. दिस इंप्लाइज n कितना है 1. और क्या दिया इंटरसेप्ट दिए 0.3010. इंटरसेप्ट क्या होती है log k 0.3010. इसका मतलब k क्या हो गया 2. तो बस अब लगा दो x/m इज इक्वल टू k e की पावर 1/n. क्या क्या दिया है देखो 0.5 ATM पे निकालना है हमें, तो 2 इंटू 0.5 ATM उसकी पावर 1/1. x/m की वैल्यू कितनी आ गई 1. खत्म. ठीक है. अगला क्वेश्चन लिखो. During the adsorption of acetic acid vapors on the surface of 1 gram animal charcoal, the following observations were recorded.
Calculate the value of n Friendlich constants n and k. Calculate the value of Friendlich constant n and k. करो भाई. करो जल्दी. देखो x वर्सेस p, तो फ्रेंडली से ये आ जाएगा. दो एक्सपेरिमेंट दिए तो एक्सपेरिमेंट 1 x कितना है 1, तो p भी कितना है 1, फिर x कितना है 2, तो p कितना है p कितना है 3. ठीक है भाई. सब्ट्रैक्ट कर दो 2 माइनस 1, log 2 अपॉन m माइनस log 1 अपॉन m, ये कट जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 log 3 माइनस log 1. तो log x माइनस y क्या होता है log x अपॉन y, तो log 2 अपॉन m 1 अपॉन m log 3, ये कट गया. n कितना आ गया देखो log 3 अपॉन log 2. log 3 कितना होता है 0.4771, log 2 कितना होता है 0.3010. ठीक है, बल्कि 1 अपॉन n ही तो निकालना रहता है हमें. 1 अपॉन n क्या हो जाएगा log 2 अपॉन log 3, यानी 0.3010 0.4771. अब ये जितना भी आए. ठीक, अब ये आ गया. ठीक है, अब क्या करो, we know x by m is equal to k p की पावर 1 by n. x by m में x कितना है भाई x जब 1 ग्राम था और ये मास कितना ले रहे थे हम 1 ग्राम ऑफ एनिमल चारकोल, तो m में कितना था 1 ग्राम इज इक्वल टू k. प्रेशर कितना था 1 atm, 1 atm था ना प्रेशर. ये देखो इसकी पावर ये 0.3010 अपॉन 0.4771, तो therefore k क्या आ गया आगे दोनों वैल्यूज. अब देखो नोट, अभी ये हमने फ्रेंडली आइसोथर्म किससे किया, लिख लो. चल लिख लो, फिर लिखते हैं नोट.
देखो गैसेस के लिए फ्रेंडलिच आइसोथर्म को क्या लिखते थे, x/m इज इक्वल टू kp की पावर 1/n। तो अगर सॉल्यूशन से करोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x/m इज इक्वल टू k c की पावर 1/n। यहाँ पर c क्या है, मोलैरिटी, लिख लो। लिखो कि फ्रेंडलिच आइसोथर्म कैन ऑल्सो बी applied can also be applied for adsorption from solutions, adsorptions from solutions। तो लिख लो उस समय इस तरीके से लगाओगे, लिखो सवाल लिखो। कि applying Freundlich adsorption isotherm, applying Freundlich adsorption isotherm, calculate the amount of acetic acid, calculate the amount of acetic acid adsorbed by 1 kg of blood charcoal, adsorbed by 1 kg of blood charcoal at 25 degree Celsius from a 5% vinegar solution, from a 5% vinegar solution, ब्रैकेट में लिखो मास बाय वॉल्यूम। Given that if concentration is expressed in molarity, given that if concentration is expressed in molarity, and K is equal to 0.16 and N is equal to 2.32, चलो
और फ्रंट लिच उसने बोला लगाने को, तो फ्रंट लिच में क्या हो जाएगा, x बाई एम इज इक्वल टू के सी की पावर 1 बाई एन, के गिवन है, 1 बाई एन गिवन है। और सवाल पढ़ते हैं भाई, सवाल क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टिक 1 kg ब्लड चारकोल, यानी एम भी गिवन है कितना 1 kg, kg में x को भी किस में रखोगे, और अगर ये 1000 ग्राम है इसको भी ये पता करना है कितने ग्राम, 5% विनेगर सॉल्यूशन, 5% विनेगर सॉल्यूशन। तो बेसिकली देखो ये सवाल है क्या, 5% वेट बाय वॉल्यूम दिया है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मोलैरिटी में, यही तो करना है। 5% वेट बाय वॉल्यूम है, मोलैरिटी में चेंज कर दो, तो ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता चल जाएगा, तो x भी पता चल जाएगा, x ही तो निकालना है। बोलो भाई है कि नहीं, निकालना क्या है हमें, x निकालना है, और हमें पता क्या क्या है, m पता है, k पता है, 1 बाई n पता है। तो हमें सवाल में बेसिकली हमारा सवाल क्या है, c निकालने का, कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी, तो बेसिकली ये तो इस चैप्टर का सवाल है ही नहीं, ये तो किसका सवाल है, मोल कंसेप्ट का, कि 5% वेट बाय वॉल्यूम दिया है और उससे क्या निकालनी है, मोलैरिटी। तो आपको बताया था 5% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि 5 ग्राम, और सॉल्वेंट क्या था, सॉल्यूट क्या था, एसिटिक एसिड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 ग्राम एसिटिक एसिड 5% वेट बाय इज प्रेजेंट इन, बताओ भाई, 100 ml सॉल्यूशन। यही तो मतलब हुआ कि 5 ग्राम एसिटिक एसिड प्रेजेंट है किसमें, 100 ml सॉल्यूशन में। तो याद करो यहाँ जो अंत में आता था इसको क्या नाम लेते थे, लेट 100 ml सॉल्यूशन इज टेकन। तो 100 ml सॉल्यूशन लिया तो तुमने क्या लिया, 5 ग्राम एसिटिक एसिड लिया। 5 ग्राम एसिटिक एसिड के मोल्स क्या हो जाएंगे, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 60 ग्राम, ये कितना हो जाएगा, 1/12। तो बस मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, तो 1/12, और 100 ml का मतलब क्या हुआ, 0.1 लीटर, तो 1/1.2, बस मोलैरिटी आ गई, इसको पुट कर दो, पुट इन एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन, पुट कर दिया तो क्या होगा, x अपॉन m, भाई m हमें पता है क्या, 1 kg इज इक्वल टू k, k दिया था, k कितना था 0.16 इंटू c 1/12 पावर 1 बाई n, यानी 1/2.32। तो x आ जाएगा। सर ये सॉल्व कैसे होगा, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, एग्जाम में कुछ ना कुछ तरीका देगा सॉल्व करने का, लॉग से ही सॉल्व होगा। तो x ये आ जाएगा आपका। तो इस सवाल में आपको टोपी पहनाई गई थी, इस सवाल में निकालना सिर्फ क्या था, इससे ये निकालनी थी, बस ये निकाल लोगे तो बस सीधे सीधे x आ जाएगा, ठीक है। अब लिखो कि लिमिटेशंस ऑफ फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, लिमिटेशंस ऑफ फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। तो लिखो भाई, हमने फ्रेंडलिच ने क्या बनाया था, इधर log x बाई m, इधर क्या था log p, तो ये स्ट्रेट लाइन आ रही थी। तो लोगों ने एक्सपेरिमेंट से जब देखा गया, ये बनाओ बेटा, ये कितना था log k, तो ये स्ट्रेट लाइन आती है, इसकी स्लोप कितनी होती है 1 बाई n। तो लिखो कि the experimental values when plotted
The experimental values when plotted were not found to be linear. The experimental values when plotted were not found to be linear, especially at high pressure. Especially at high pressure. ठीक है. Hence the relation is considered as approximate. Hence the relation is considered as approximate, which holds good only over a limited range of pressure. Only over a limited range of pressure. It fails especially at high pressures. It fails especially at high pressures. लाइन चेंज करके लिखना. Moreover, concept of Freundlich isotherm is purely empirical. Purely empirical. Empirical का मतलब क्या होता है कि उसको ज्यादा लॉजिक नहीं दी उसने, मैथमेटिकली ये उसने फॉर्मूला निकाला है, अपने मन से गैस किया है कि ये फॉर्मूला होना चाहिए. इसको फॉर्मूले का कोई डेरिवेशन नहीं है, उसने बस गैस किया कि ऐसा होना चाहिए. ठीक है. तो मोरओवर कॉन्सेप्ट ऑफ Freundlich adsorption isotherm is purely empirical and it considers adsorption to be multimolecular. ये मान के चलता है कि एड्सॉर्प्शन जो है वो एक लेयर भी हो सकती है, दूसरी लेयर भी, एंड सो ऑन. तो ये केवल किस में पॉसिबल था? फिजिकल एड्सॉर्प्शन में. केमिकल एड्सॉर्प्शन में तो था नहीं. तो देखो, हेंस इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन. हेंस इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन. ठीक. अब हेडिंग डालो, लैंग-मूवर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. देखिए, ये डायरेक्टली इट इज नॉट इन सिलेबस. लिख लो ब्रैकेट में, इट इज नॉट डायरेक्टली इन सिलेबस. ये डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है. सर फिर क्यों पढ़ा रहा हूं? बेटा आने को आ सकता है. ठीक है. तो इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं. तो लिखो, लैंग-मूवर on the basis of kinetic theory of gases, Leng-Muir deduced a relation theoretically which is superior to that of Freundlich. It is based on following assumptions. It is based on following assumptions. तो भाई इसने कुछ चीजें मानी थ्योरी में, तब उसका आया. उसने क्या माना? पहली बात समझिए कि सरफेस पे कुछ साइट्स होती हैं, एक्टिव साइट्स. यहीं पर क्या होगा? एड्सॉर्प्शन हो सकता है. इस तरह समझो सरफेस पे चेयर रखी हुई है, तो जहां चेयर रखी है वहीं पर क्या आएगा? गैस मॉलिक्यूल. जहां चेयर रखी है वहीं पर क्या आएगा? गैस मॉलिक्यूल. इस तरह से देखो, चेयर रखी हुई है. ठीक है. तो लिखो पहला पॉइंट, द सरफेस ऑफ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ the surface of solids consist of fixed number of adsorption sites,
where only adsorption of gaseous molecule can take place। कि भाई ये फिक्स्ड साइट है और इन्हीं साइट पर क्या हो सकता है, एडसॉर्प्शन हो सकता है। चाहो तो ये लिख लो, इस तरह से बना लो, ये क्या है, एडसॉर्बेंट, और ये क्या है, साइट्स वेयर एडसॉर्प्शन कैन टेक प्लेस। ठीक। दूसरा पॉइंट उसने क्या बोला बेटा कि एक साइड पर कितने मॉलिक्यूल आ सकते हैं, सिर्फ एक चेयर पे जैसे एक ही आदमी आ सकता है। ठीक है, तो अब मेरे जैसा आदमी मान लो, अपने जैसा नहीं, तो और शायली जैसा बच्चा ढूंढोगे तो एक चेयर पे तो वो 3 आ जाएंगे शायली, लेकिन अब मेरे जैसा लोगे तो एक चेयर पे भी एक आ जाए। आपने देखा ही मेरे लिए स्पेशल चेयर रहती है। तो सिंपल सी बात है कि एक एक्टिव साइट्स पे एक ही मॉलिक्यूल आ सकता है। तो लिखो ईच साइट कैन होल्ड ओनली वन मॉलिक्यूल। ईच साइट कैन होल्ड ओनली वन मॉलिक्यूल and it involves ऐसा देखो, ये बहुत बुकिश लैंग्वेज हो गई। ईच साइड कैन होल्ड ओनली वन मॉलिक्यूल, बस ठीक है, ये पॉइंट खत्म। अगला पॉइंट, इन ईच साइट इज आइडेंटिकल। तीसरा पॉइंट, ईच साइट इज आइडेंटिकल, मतलब चाहे ईच साइट इज आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ, सेम हीट विल बी released, same heat will be released from each side, मतलब कि heat of adsorption is same for all the sides। यानी इस साइड पर आए या इस साइड पर आए या इस साइड पर आए या इस साइड पर आए, किसी भी साइड पर आए, इक्वल। एक साइड कितने मॉलिक्यूल एडसॉर्ब करेगी, एक। देखो फिर से लैंगमुयर ने क्या बोला कि भाई एडसॉर्बेंट है, एडसॉर्बेंट के पास क्या होती है, फिक्स्ड साइड्स। एक साइड कितने मॉलिक्यूल एडसॉर्ब कर सकती है, ओनली वन। ठीक। और हर एक साइड क्या होती है, आइडेंटिकल। हर एक साइड आइडेंटिकल होती है, मतलब कि हर एक साइड पर जितनी हीट ऑफ एडसॉर्प्शन होगी वो सारी साइड्स की क्या होगी, सेम होगी। अगला पॉइंट कि जो गैसियस मॉलिक्यूल यहाँ पर एडसॉर्ब हो जाएंगे, सपोज ये यहाँ एडसॉर्ब हो गया, ये यहाँ एडसॉर्ब हो गया, ये आपस में इंटरैक्ट नहीं करेंगे। ये वाले को इससे कोई मतलब नहीं, इस वाले को इससे कोई मतलब नहीं, इस वाले को इससे कोई मतलब नहीं। यानी जो एडसॉर्ब हो गई ये एक दूसरे से बातचीत बिल्कुल नहीं करेंगे, यानी इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगा। लिखो कि the gaseous molecules adsorbed at different sites, the gaseous molecules adsorbed at different sites do not interact with each other, do not interact with each other, do not interact with each other। ठीक है। अगला पॉइंट, द एडसॉर्प्शन इज मोनोलेयर। द एडसॉर्प्शन इज मोनोलेयर, मतलब एक ही लेयर आएगी। सर ये तो केवल केमिकल एडसॉर्प्शन में था, फिजिकल एडसॉर्प्शन में तो एक भी आ सकती थी, एक से ज्यादा भी आ सकती थी। तो लैंगमुयर ने एकदम सिंपल ही रखा है, एकदम सिंपल रखा है। सर लेकिन असलियत में तो एक से ज्यादा लेयर भी आ सकती है, बेटा आ सकती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि लैंगमुयर गलत हो जाएगा। हाँ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि लैंगमुयर कई जगह क्या होगा, गलत हो जाएगा। लेकिन ये सबसे सिंपल थ्योरी थी जो किसी ने पहली बार दी, इसीलिए ये आपको पढ़ा रहा हूँ। इवन ये थ्योरी भी आउट ऑफ सिलेबस है। इसके बाद आती है बीईटी। अब इसके सबके नाम बड़े कठिन है, बर्नैट, एर्नैट एंड टेलरम। बीईटी एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स, उससे थोड़ा एक्सप्लेन होता है, ठीक है, लेकिन हमें उतना जाना नहीं। अगला
लिखो द प्रोसेस ऑफ, अगला पॉइंट, एड्सॉर्प्शन इन्वॉल्व्स अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इन्वॉल्व्स अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, जैसे गैस प्लस एडसॉर्बेंट या सॉलिड मान लो, सॉलिड क्या है G प्लस है, G क्या है गैस, ये सॉलिड क्या है एडसॉर्बेंट, तो ये क्या बन जाता है GS। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। इधर क्या हो रहा है एडसॉर्प्शन और इधर क्या हो रहा है डीसॉर्प्शन, ठीक है, ठीक है भाई। तो भाई लैंगमुअर ने, ठीक है, आगे लिखो कि उसने बोला क्या कि x बाई एम इज इक्वल टू AP अपॉन 1 प्लस BP, जहां x बाई एम आपको पता ही है, P प्रेशर ही आपको। देखो A एंड B आर कांस्टेंट्स, A and B are constants. They depend upon nature of adsorbate and adsorbent. They depend upon nature of adsorbate and adsorbent, temperature and temperature. Their values can be found by experiment. Their values can be found by experiment. अब देखो अगर मैं इसको लिखूं, ग्राफ बनाता हूं, सपोज x बाई एम अपॉन पी, इसको नीचे ले आओ, इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस बीपी, ठीक, उल्टा कर लो, उल्टा ही कर लो पहले से, पहले पी देखो ये था x अपॉन एम इज इक्वल टू ए पी अपॉन 1 प्लस बी पी। इसको प्लॉट करने के कई तरीके हैं, p यहाँ ले आए, a अपॉन 1 प्लस बी पी, इनवर्स कर दो तो p अपॉन x अपॉन m इज इक्वल टू 1 प्लस बी पी अपॉन a, यानी p अपॉन x अपॉन m इज इक्वल टू b अपॉन a, p प्लस 1 अपॉन a, ठीक। अब देखो, अब एक ग्राफ ये बनाया जा सकता है किसका, P अपॉन x अपॉन m वर्सेस P का, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसमें m यानी स्लोप कितना हो जाएगा b अपॉन a, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटरसेप्ट 1 अपॉन a, ठीक। एक तो तरीका ये हो गया, लिखो आगे लिखो, सेकेंड मेथड ऑफ प्लॉटिंग लैंगमुअर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। सेकेंड मेथड, इसको उल्टा कर दो m बाई एक्स, ये लिखो, फिर से लिखो सेकेंड मेथड, उसमें ये देखो, तो सीधे सीधे m बाई एक्स क्या हो जाएगा, यानी अब अगर ग्राफ प्लॉट करो किसका, m बाई एक्स वर्सेस p का, तो स्लोप आएगी ये और इंटरसेप्ट आएगी ये, लिख लो। नहीं, जब ये उल्टा करोगे तो एक यहाँ P भी है, सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 8 इंटू 1 अपॉन P प्लस B अपॉन A, तो ये हो जाएगा इस बार B अपॉन A इंटरसेप्ट,
और यहाँ ग्राफ किसका प्लॉट करोगे 1/p का, और स्लोप कितनी हो जाएगी 1/a। लिख लो y बराबर mx प्लस c। तो ये दो तरीके हैं, ये आपने याद रखने, लेगुअर किसके किसके साथ प्लॉट करते हैं, कैसे कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। देखो इसके बाद it was applicable, it is better than Freundlich, it is better than Freundlich because a, पहला पॉइंट, the result obtained from this isotherm, the result obtained from this isotherm is in better agreement with the experimental values, is in better agreement with the experimental values। दूसरा, it is applicable for a wider range of pressure, it is applicable for a wider range of pressure, ठीक। तीसरा पॉइंट, it is applicable for a wider range of pressure, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो कि Freundlich isotherm is reduced as a special case, Freundlich isotherm is reduced, sorry, Freundlich isotherm is reduced as a special case of Langmuir isotherm। कैसे भाई, देखो ये है, तो एट लो प्रेशर बीपी क्या होगा, 1 से बहुत छोटा, इसका मतलब 1 प्लस बीपी क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 1, देयरफॉर यही तो था, याद करो। लो प्रेशर पे ये फ्रेंडलिच कहता था, बोलो भाई कहता था कि नहीं। एट हाई प्रेशर बीपी बहुत ज्यादा होगा 1 से, तो 1 प्लस बीपी इंटू बीपी, एक्स बाई एम इज इक्वल टू ए पी अपॉन बीपी, पी कट गया ए अपॉन बी, यानी पी की पावर 0। तो फ्रेंडलिच क्या कहता था, इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कौन कहता था, फ्रेंडलिच। तो बताओ, तो लेगमुर जो है उसने स्पेशल केस बना दिया कि नहीं बना दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन भेज दूंगा, वो आपने लिखना नहीं है कॉपी में, एक बार बस पढ़ लेना है, और लगभग 20 क्वेश्चन भेजूंगा, वो आपने कर लेंगे। थैंक यू।